ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शुभम भवतु। ज्योतिष माने या ना माने, देखिए ज्योतिष के 3 मेन ब्रांचेस है, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में पूरा ज्योतिष गणित आता है, उसके मेन प्रिंसिपल्स आते हैं। संहिता में जो है एकदम अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ईजी लैंग्वेजेस में वो सब आता है। और होरा में जो है फ्यूचर यानी कि जातक का जो भविष्य है वो आता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप सबको इंटरेस्ट है आपके भविष्य जानने में। राजा महाराजाओं को भी होता था, उनके दरबार में राज ज्योतिषी होते थे। राज ज्योतिषी पदवी ऐसे ही नहीं दी जाती थी, वो ज्ञानी होते थे, महान तपस्वी होते थे, हो सकता वैरागी होते थे और खास करके विद्वान पंडित होते थे। तो ये जो राज ज्योतिषी है ये सभी आश्रम से पढ़े हुए होते थे। सभी विद्याएं जैसे 64 विद्याएं जो है लड़कों के सिखाई जाती थी, 72 कलाओं लड़कियों को सिखाई जाती थी, वहाँ से आए हुए होते थे। और अब जो है राजा के पास मुहूर्त उसको बताना है, जो भी सही काम करना है, जो भी उसको वास्तु का काम करना है, सभी बातें जो है उसी की सलाह से राजा करते थे। उनका धोख देते थे, हाईली रिस्पेक्ट करते थे, उनका आसन ऊंचा होता था राजा से। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज्योतिष और ज्योतिषी की सही पहचान हो सके। देखिए कोई स्टूडेंट अगर IIT से पढ़ रहा है तो आप क्या बोलोगे? वाह, वेरी स्टूडियस, इंटेलिजेंट, कितने रिटर्न टेस्ट और सब एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके कहाँ एडमिशन मिली है उसको? IIT में। IIT वेल नोन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो आप क्या कहोगे कि इसका फ्यूचर सेट हो गया। अब हमारे पंडित जी तक्षशिला जैसे कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से उस टाइम के जो थे, जहाँ 7000 फॉरेन बच्चे आके अपने इंडिया में पढ़ते थे, ऐसे कोई अच्छे आश्रम से पढ़ के आए हुए थे, राजा लोगों को सेवाएं दे रहे थे, वो भी इतने हाईली सब्जेक्ट्स की, मतलब ज्योतिष पंडित है ना। और राजा उनके हाईली रिस्पेक्ट करके उनके हर बात को सर आंखों पर यानी कि मानते थे। तो कंपनी अच्छी हुई, सही है ना। कोई जॉब करते हैं अच्छे कंपनी में तो आप कहते हो कि एकदम भारी है, आपका जॉब एकदम बेस्ट है, आपने उसके लिए मेहनत की है, इसके लिए आपको वो कंपनी का क्या मिला है? पोस्ट मिला है। स्टूडेंट भी कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको क्या मिला है? एकदम बढ़िया उसमें एडमिशन मिली है। तो जब हमारे राज ज्योतिषी अच्छे आश्रम से पढ़ के आए हैं और वैसे ही विद्यार्थी और तैयार कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल उन्होंने वैसी बना ली है, एकदम आइडियल पर्सनैलिटी है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये कंपनी और ये पूरी सिस्टम कैसे हुई? जब ये सिस्टम आइडियल है तो आपके मन में विचार आते ही क्यों है? मानो या ना मानो, करे कि ना करे, होता है कि नहीं होता है? देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब कोर्सेज हमारे यहाँ से पहले वो हो चुके हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में सैंक्शन हो चुके। और ऐसी ट्रेजेडी है कि हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी में बाद में पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ से लाइब्रेरी से वो पूरे बुक्स लेके जाते हैं, आयुर्वेद को सर आंखों पे उठा लेते हैं, हमारे ज्योतिष को, हमारे वास्तु को इतना पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, और हम यहाँ सोच में पढ़ते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। वो लोग गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, और आप क्या होते हो? फिर से डाउट कि इसको माने कि ना माने। अब आप मुझे बताओ, ग्रह तारे बहुत दूर दूर है, रत्न का पता नहीं इफेक्ट होगा क्या नहीं। अब राजाओं की बात चल रही है तो राजा क्या करते थे? प्रजा को अच्छे से चलाते थे, प्रजा के सब सुख दुख को बिल्कुल उनके अच्छे से सही तरीके से सॉल्व करते थे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। लेकिन जब जैसे ही सभा में आते थे उनके सर पे क्या होता था? रत्न जड़ित मुकुट। अब ये रत्न जड़ित क्यों होता था, कभी आपने सोचा? क्योंकि रत्नों को हजारों नहीं लाखों वर्ष बने लगे हैं, या तो जमीन में हैं या तो कोई समुद्र से आए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं बने हैं। ये भी बायोकेमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है,
जब आप एक छोटा सा फल या छोटा सा पत्ता आपको पता है कि कुछ काम करता है, तो हमारे इतने सारे रत्न काम नहीं करेंगे, हाई लेवल पे करेंगे। इसके लिए राजा लोग मुकुट पहनते थे ताकि उनके डिसीजन सही हो, उन्होंने जो निर्णय लिए प्रजा के हित में हो और सभी लोगों के लिए एकदम शुभ आशीर्वाद, मतलब एकदम सुख देने वाले हो, सुखदायी हो, इसके लिए पहनते थे। और इसके लिए राज ज्योतिषी को बिठाते थे सभा में कि उनसे भी कोई भूल ना हो जाए, उनको पूछ के हर काम सही करते थे। इतने ज्ञानी लोगों को इतना महत्व देते थे। और वो भी ज्योतिषी ऐसे ही नहीं बनते थे, कठिन परीक्षाओं में से पास होते थे, इतना सब कुछ जानते थे ग्रहों तारों के बारे में। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, कोई सपोज किसी को किचन के बारे में कुछ नहीं पता और वो जाके उनको बोले किचन में ये ऐसे रसोई बनाओ, पनीर की सब्जी में ये डालो, तो क्या बोलेंगे लेडीज? प्लीज़ डोंट इंटरफियर, ये आपका फील्ड नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और आप सीए है, डॉक्टर है, और आपके फील्ड में कोई बोल रहा है कि आप हमारे को डिटेलिंग बताओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये आपका फील्ड नहीं है, ये आपको नहीं समझेगा। जनरली हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो आपको भी कोई हक नहीं है कि इस पे कमेंट करो। आपने इसको पढ़े है क्या, इसको समझे है क्या, इसको जाने है क्या, आपको पता ही क्या है ग्रह तारों के बारे में? हाँ, सिर्फ आप इतना बोलते हो चंद्र सूर्य कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपने उनको आपके ग्रह मंडल में ले लिया। हमको भी पता है साइंस, हम लोग भी टेक्निकल फील्ड से हैं और सभी लोग वैसे ही ज्ञानी होते थे, वहीं से हम आए वाले गुरु शिष्य परंपरा से। इतने स्ट्रॉन्ग कंपनी का बेस है हमारे पीछे, बैकग्राउंड है। देखिए, सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना स्ट्रांगली होता है, इसलिए उनको ग्रह तारों में लिया हमारे ऋषि मुनियों ने। आपको क्यों पेट में दुख रहा है? अरे मतलब आपका फील्ड नहीं है ना वो, सो यू शुड नॉट रिएक्ट। आप इसको पहले समझो, सीखो, जानो, और फिर अगर आप इसके बारे में कुछ बोलो तो मुझे एकदम गारंटी 100% कि आप गलत बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि फील्ड ही वैसा है ना। आप सीखे नहीं हो इसलिए बोल रहे हो, आपको समझा ही नहीं है। आप मानना नहीं मानना डिफरेंट है, जाना ही नहीं है ना, उस चीज़ को जाना ही नहीं है। तो देखो, सूर्य इतना दूर है, एक एग्जाम्पल इजीली आपको समझने के लिए। फिजिकली आपको क्या मिल रही है? उसकी उष्णता मिल रही है, फिजिकली आपको उसकी गर्मी महसूस हो रही है। अब फिजिकली हो रही तो इमोशनली नहीं होगी। इमोशंस, मन दिखता है क्या? हमारे अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या भाता है, क्या नहीं, क्या पसंद है, ये दिखता है आपको, पर वो है तो सही, तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। आप नहीं जान रहे इसलिए आपने बोल दिया कि कुछ नहीं हो रहा, आपको डिटेलिंग तो पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अब चंद्रमा है, इतना दूर है, अब समुद्र में लहरें क्यों उठती है? देखिए, जो सेंसिटिव पर्सन होता है, चंद्र का उसके ऊपर कुछ अलग से इफेक्ट होता है, उसको अमावस्या पूर्णिमा पे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। क्यों होती है? अब हमको पता है ना उसका चंद्र पत्रिका में किस टाइप से आया हुआ है, आप कैसे बता पाएंगे? जब फिजिकली उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है तो इमोशनली नहीं दिखेगा क्या? अच्छा, आप मुझे सिर्फ कोई भी बता दो कि मन यहाँ होता है, शरीर तो आप सब देखते हो, हार्ट देखते हो, माइंड देखते हो, सबको सब पता है एनाटॉमी बॉडी की, लेकिन आपको पता है मन कहाँ होता है? तो ये जो मन है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, कर्म से नहीं चलते कि रोज सुबह उठना जरूरी है, शरीर के लिए व्यायाम करना जरूरी है, हम वो नहीं करते। हमारा मन करता है आज सो जाए, हमारा मन करता है कल करेंगे, तो हम मस्त क्या होते हैं, सो जाते। खाओ पियो मौज करो, व्हाई टू गो फॉर फिटनेस। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सुबह का, ऐसा ही हम दिन भर करते, हमारा मन जहाँ लगता है वो ही करते। अब मुझे बताओ कि मन क्यों नहीं लग रहा आपका ज्योतिष में? आपके पास इसका रीज़न है? मेरे पास है। ये सब पूर्व संचित है। आपने कभी सोचा कि 90% लोगों को आम पसंद आता है, 10% को क्यों नहीं आता? आपने कभी सोचा? हाँ, मैंने सोचा है। मुझे पता है उसने अपने पहले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए और किसी को आम खाने से रोका है, इसलिए आज उसको आम पसंद नहीं, इसलिए नहीं खा पा रहा है। अब अगर वो आम डोनेट कर दे, किसी को प्यार से खिलाए
और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचे तो हो सकता है उसको आम पसंद आ जाएगा, उसके जो है पहले के कर्म न्यूट्रल हो जाएंगे। वैसे ही ज्योतिषी है, वैसे ही हर कोई नॉलेज है, वैसे हर कोई फील्ड में ये जो मैंने पॉइंट बताया लागू होता है। देखिए, आपने किसी को पढ़ाई से रोका होगा, कोई ज्योतिषी की इंसल्ट की होगी, कोई पर्टिकुलर किताब है, कोई ज्योतिष आपने नहीं समझा होगा, उस पहले जन्म में बोल रही हूँ मैं। अभी का छोड़ दो, अभी बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन पहले आपने क्या किया, ये संस्कार आप जो लेके आए, आपको क्या भारा है क्या नहीं, ये कहाँ से आए? पहले जन्म से आए ना। किसी को यही चीज़ बहुत भाएगी, हाँ आज मुझे इडली चाहिए, तो कहाँ से आए ये संस्कार? ये पहले से लेके आए हैं वो, इसलिए ये पढ़ाई भी जो है ये सब पहले से मिलती है संस्कार के कारण। और ये जो मन है ये हम संस्कार का ही पर्टिकुलर पार्ट है कि जो हमारे अंदर इंटरेस्ट होता है कि हम ये करें, ये ना करें, वो करें, ऐसा। कोई भी सपोज किसी की शादी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही? आपने इसको सोचा है कि सब अच्छा है, 100 लड़कियां देखिए, शादी तो एक से ही करना है, क्यों नहीं हो रही है? पहले किसी को रोका होगा, नहीं करने दिया होगा, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। हर एक कोई जाके राष्ट्रपति, पंतप्रधान क्यों नहीं बनता? समझ गए ना आप? उसका पूर्व संचित है, अभी के कर्म भी है, अभी की सोच है, पर वास्तु, ज्योतिष, पूर्व संचित सब अपने अपने लेवल पे काम करते। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है गर्भाधान, यानी कि आदान कुंडली। मुहूर्त के अंडर आता है ये सब, क्योंकि मुहूर्त बिना देखे कोई काम नहीं किया जाता, ये तो आप जानते। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना है, कोई भी अच्छा काम करना है, तो मुहूर्त देखते। राजा लोग भी होते थे, तो उनको भी ऐसा बोला हुआ है कि उस जगह पहले जाएं, रात भर सोए, फिर कैसे सूचक स्वप्न आते हैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर, और फिर उस पर स्टडी करके वो जगह में क्या करना है वो करे। मतलब इतना डीप जाते थे वो। तो सीधा सीधा जब कोई बालक गर्भ में आएगा तो वो टाइम सही होना चाहिए, नहीं, वो कंसीव टाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आधान कुंडली यानी कि गर्भाधान, उसका महत्व पहले ज़माने में बच्चों को, मतलब पति पत्नी को होता था, क्योंकि आश्रम व्यवस्था थी, सब सीख के आते थे, सब कलाओं में पारंगत होते थे। 8 वर्ष की आयु में भेजते थे, 24 वर्ष में वापस लाते थे उनको, सब कुछ एकदम परफेक्टली सीख के रहते थे। तो उनको डाउट करने का जरूरत ही नहीं थी कि आज दिन शुद्धि है कि नहीं, आज ये तिथि एकदम करेक्ट है कि नहीं, आज ये पंचांग देखूँ या नहीं। उनको सब ग्रह, नक्षत्र, तारों से सब पता रहता था कि आज का दिन कैसा है। और फिर वो बालक कंसीव होता था और एकदम अच्छा जनरेशन चलता था, और घर में कम से कम 7 पीढ़ियाँ तो एकदम सही जाती थी। ऐसे तो बहुत जाती थी, 300-400 साल वो घर टिकता था, कम से कम 100-150 मेंबर रहते थे, और इतना बढ़िया वहाँ का वातावरण रहता था। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे ही आता था, है ना। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके जो पूर्व संचित है, उनके जो कर्म है, उनका जो मन है, मानसिक रूप से एकदम विद्वान, मतलब विद्वान पंडितों के अंडर में तैयार हुए वाले थे। इसके लिए एकदम परफेक्ट रहते थे, आचरण सही रखते थे, काम का सही रखते थे, कर्म सही रखते थे, और सिर्फ काम, क्रोध, मान, माया, इन सब से जो बचाने का सिखाया था तरीका गुरुओं ने, वो मानते थे। हम इसको मान रहे नहीं ना, ये सब बताने वाले हमारे को गलत लग रहे। वो सब लोग निर्लोभी थे, आइडियल पर्सनैलिटी थी, लेकिन हम नहीं मान रहे। हम तो यही अटके हुए हैं कि ज्योतिष को माने कि नहीं, वास्तु को माने कि नहीं, आयुर्वेद को माने कि नहीं, और भी ऐसे हमारे जो पारंपरिक शास्त्रीय संगीत है उसको माने कि नहीं। बहुत सारे ऐसे फील्ड है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको छोड़िए, इसका एक्सपीरियंस लीजिए, इसको स्टडी कीजिए। ऐसा मत समझो कि 1 डिग्री आ गई और मैं एकदम विद्वान हो गया, अब मुझे और कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसी सोच हमारे को ना कमज़ोर बना देती है। आपको टैलेंट है तो उसको इंटरेस्ट से अच्छे फील्ड में लगाना चाहिए, और ना कि बाकी के बातों में लगाना चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को समझोगे, पढ़ोगे, तब आगे बढ़ोगे। सही है ना। तो आज इतना ही। आगे मैं आपको गर्भाधान, वास्तु, इन सब के बारे में बताऊंगी। होप यू विल लाइक आवर वीडियो, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुभम भवतु।